हेलो टू ऑल। आज हम जानेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, जिसमें कई अंग सम्मिलित होते हैं या फिर हम जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इंक्लूड रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैंने नर जनन तंत्र के बारे में आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलो तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, जिसे हम वेजाइना समझते हैं, हम एक्चुअल में क्या होता है कि जितना ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इस टोटल पार्ट को वेजाइना समझते हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये योनि नहीं है। ठीक है, ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट से मिलके ये बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहले एक दूर कर लेता हूँ आपका कंफ्यूजन। जिसे हम वेजाइना समझते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंटरनल पार्ट है। ठीक है, ठीक है, जिसे हम वेजाइना समझते हैं वो क्या है, सबसे इंटरनल यानी सबसे आंतरिक वाला पार्ट होता है ये। ठीक है, जिसे हम क्या समझते हैं, योनि समझते हैं या वेजाइना समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर इसे इंटरनल पार्ट ये है, तो एक्चुअल में सबसे आउटर पार्ट क्या होगा, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका सबसे आउटर पार्ट कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे आउटर जो पार्ट होता है, तो जहां पे हेयर ग्रोथ करते हैं, यानी जहां पे बाल उगते हैं फीमेल के, ठीक है ना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जहां पे बाल उगते हैं, ये एक गद्दीदार भाग होता है। ठीक है ना, वसा उत्तकों का ये बना होता है, और इसमें क्या होते हैं, ये गद्दीदार होता है, और गद्दीदार होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ करते हैं। ये दिखाई दे होंगे आपको, मैंने हेयर की तरह बना रखी है कुछ। तो ये बाल वहाँ पे ग्रोथ करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जगन सेल। यानी सबसे आउटर पार्ट कौन सा हो गया, जगन सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। ठीक इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है, वो होता है आपका जो दो पल्लेदार हिस्सा, जो आप देखने को आपको मिलेगा। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, ये उत्तकों से मिलके बना, ये दो पल्लेदार जो मांस हम कह सकते हैं, जो त्वचा होती है, दो पल्लेदार जो त्वचा होती है साइड साइड से, तो ये इसका जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, तो वो होता है वृत्त भगोष्ठ, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, लीबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं हम इसे, लीबिया मेजोरा। ठीक, अगर इन दो त्वचा को जो टिश्यू वाले जो टिश्यू से मिलके जो ये बने होते हैं दो पल्ले, अगर इनको हम अलग अलग करें, तो हमें इसके बाद देखने को मिलेगा लीबियम मेनोरा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होता है, ये भी उत्तकों से मिलकर बना होता है, यानी टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसे हम कहते हैं लघु भगोष्ठ या लीबिया मेनोरा। ये ठीक लीबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीबिया मेनोरा। बात समझ में आई, सारे पार्ट समझ में आइए। अब जो लास्ट में एक्चुअल में जो तुम वेजाइना समझते, तो वो है ये वाला पार्ट, वेजाइना का ये वाला पार्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना। तो बात समझ में आई, वेजाइना क्या है, सबसे आंतरिक भाग में क्या होता है, वेजाइना होता है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वेजाइना से ही होता है। ठीक, ठीक इसके ऊपर यानी लीबिया मेनोरा के बीच में एक मटर के सेब में एक दानेदार हिस्सा होता है, जिसे बोलते हैं भगशेफ, यानी क्लाइटोरिस हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। तो जब ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये फीमेल का क्या हो जाता है, उत्तेजित फॉर्म में क्या हो जाता है, ये बाहर थोड़ा सा निकल जाता है। अन्यथा ये क्या होता है, वृत्त बगोष्ठ और जो आपका लघु बगोष्ठ है, यानी लीबिया मिनोरा और लीबिया मेजोरा के बीच ये ढका हुआ होता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या, मटरदाने वाले शेप को क्या कहते हैं, हम क्लाइटोरिस कहते हैं। आ रही बात समझ में। यहीं पे एक और पार्ट होता है, ठीक योनि के पास में, यहाँ पे एक दूसरा पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, हाइमन। हाइमन क्या होता है, हाइमन को बोलते हैं योनि छद। ये एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है ना, जो क्या होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन इसके पीछे कई सारे अंधविश्वास भी है। बहुत सारे कहते हैं कि इससे हम वर्जिनिटी को साबित कर सकते हैं हाइमन के कारण या योनि छद के कारण, जो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो योनि छद है या जो ये हाइमन झिल्ली होती है, ये ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं, ये कभी भी क्या हो सकती है, जैसे खेलते समय या पेड़ पे चलते समय या आप साइकिलिंग कर रहे हो, किसी भी दौरान ये क्या हो सकती है, फट सकती है। ठीक है, और इसके फटने से क्या होगी, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी, ये बहुत ही अंधविश्वास है, ये इसको बिल्कुल भी हमें नहीं मानना चाहिए कि जो ये वर्जिनिटी को साबित करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो है इसी में योनि के बाद। तो योनि के बाद जो हमारा हिस्सा स्टार्ट होता है वो इस प्रकार से है। देखिए ये योनि मैंने ऊपर जो दिखा दी, ये माना योनि है। तो इसके बाद जो स्टार्ट होता है आपका हिस्सा जो ये होता है, ये ग्रीवा नाल यानी सर्विक्स हम बोलते हैं। ग्रीवा को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे सर्विक्स कैनाल। क्या बोलेंगे? सर्विक्स, सर्विक्स कैनाल हम इसे कहेंगे। तो इसके बाद क्या होगा आपका, जिसे हम इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स यानी ये वाला सर्विक्स हो गया, और ये सर्विक्स गुहा होती है हमारी, ठीक है, सॉरी, ये ग्रीवा नाल यानी सर्विक्स कैनाल होती है ये वाला हिस्सा। और इसके बाद जब हम इसके अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया, योनि के बाद जो हिस्सा स्टार्ट होता है वो होता है सर्विक्स, ठीक। और ये सर्विक्स एक नाल के रूप में आगे बढ़ती है यूट्रस की तरफ, तो इसे हम कहेंगे सर्विक्स कैनाल। क्या कहेंगे? सर्विक्स कैनाल। अब सर्विक्स कैनाल के बाद ये आपका कौन सा हिस्सा हो गया? ये हो गया आपका यूट्रस। इसे हम यूट्रस कहते हैं या बच्चेदानी जिसे हम कहते हैं, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये बच्चेदानी वाला हिस्सा है। मैंने लिखा है यहाँ पे यूटेरिन कैविटी यानी गर्भाशय गुहा, इसे हम हिंदी में कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और हिस्सों की भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, उंगली समान संरचनाएं, इसे बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। जब फॉलिकल से हमारे क्या एग्स रिलीज होते हैं, ये आपका एग मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, अंडा से, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? एग। क्या बोलते हैं इसे? एग। तो यहाँ पे एग होता है। तो ये एग कब कब रिलीज होते हैं? जब फॉलिकल क्या होती है, फॉलिकल के फूटने से ही क्या होगा, ये एग रिलीज आएगा। और फिम्बरी, इसे, ये फिम्बरी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अपने आप में क्या कर ली, इसे पकड़ कर क्या करती है, इसे कहाँ भेजती है? इसे आपके इस स्टेमस और एम्फुला में क्या करती है? भेजती है। अब यहां से एग रिलीज होकर कहां जाएगा आपका? एम्फुला से होते हुए इस स्टमस में जाएगा, ठीक है ना। अब स्टमस में क्या जाएगा? अब आपने एक चीज सुनी होगी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पे होता है? भाई रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन बाद ये स्पर्म जब अंदर जाएंगे, ठीक है, योनि से होते हुए ग्रीवा नाल से यानी सर्विक्स कैनाल से होते हुए, ठीक है, जब ये यूट्रस में जाएंगे तो यूट्रस में तो डायरेक्ट, यूट्रस में तो बच्चेदानी का क्या हो रहा है? बच्चेदानी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे जो बेबी होता है उसको ग्रोथ हो करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? इस्थीमस में होता है। किसमें होता है? इस्थीमस में होता है। अभी मैं ये डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। अभी मैं एक एक करके इन्हें समझाऊंगा आपको। तो इस्थीमस में, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फर्टिलाइजेशन होता है एम्फुला में होता है या इस्थेमस में होता है, तो ये होता है इस्थेमस में, यानी फैलोपियन नलिका की। अब ये फैलोपियन नलिका है पूरी आपकी, यहाँ से ये पूरी आपकी क्या है? फैलोपियन नलिका। एम्फुला भी इसमें है, इस्थेमस भी इसमें है, ये कीप क्या आकार की जो संरचना यानी फिब्री है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, आपने हिंदी में देखो इसी परिभाषा, निषेचन फैलोपियन नलिका के तुम्बिका संकीर्ण के संधि स्थल पे होता है, यानी तो स्टेमस के ज्वाइंट्स में होता है। कहाँ पे होता है? स्टेमस के ज्वाइंट्स में। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी जो स्पर्म होगा यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से एग आएगा और एग के साथ ही इंक्लूड हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब हम जो यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है। अब इस यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक। अब यूट्रस में देखिए आप कि एक तो इसमें गर्भाशय अंता स्तर, जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय अंता स्तर, यानी एंडोमेट्रियम इसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, यानी मायोमेट्रियम इसे कहते हैं। और सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है किसका? यूट्रस का, उसे बोलते हैं परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम हम इसे कहते हैं। तो बात समझ में आई। और नॉर्मली अगर हम इसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, तो योनि के बाद जो बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी मतलब मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो मैं बताऊं, तो योनि के बाद क्या होता है आपका? योनि के बाद क्या पाया जाता है? एक, तो एक इसमें यूट्रस होता है। कितना यूट्रस होता है? एक यूट्रस होता है। और दो इसमें, एक जोड़ी इसमें क्या होता है? अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय, एक अंडाशय ये, एक ये, तो एक जोड़ी अंडाशय यानी एक एक जोड़ी इसमें क्या होगा? वन पेयर ऑफ एग एंड वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट यानी ये वाली जो इसे इन्हें कहेंगे, ये दोनों नलिकाएं जो हैं इनको हम क्या कहेंगे? ओविडक्ट कहेंगे, यानी अंडवाहिनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडाशय, और क्या होता है इसमें? एक क्या होता है आपका? गर्भाशय होता है, ठीक। क्या क्या कहा मैंने? एक बार फिर से समझ लीजिए। जो अब फाइनली हम बात करेंगे उसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपका हो गया योनि। योनि में क्या होता है, योनि में आपका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, यानी जो फीमेल ऑर्गन्स होगा, यानी जो पेनिस होगा वो योनि से होते हुए, ठीक, यहाँ पे स्पर्म रिलीज रिलीज करेगा, तो ये कहाँ चले जाएगा आपका, ये होगा आपका फेलोपियन ट्यूब्स। तो ये दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को हम एक साथ क्या कह लेते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी कितनी होती है, एक जोड़ी। और अंडवाहिनी के बाद क्या होती है, एक जोड़ी, इसमें क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय यानी एग होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम सिंपल से कहते हैं, अंडवाहिनी और एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक गर्भाशय, यानी जिसे हम यूट्रस कहते हैं। तो इन्हें मिलके क्या बनता है आपका ह्यूमन, जो ह्यूमन फीमेल का जो क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है, वो इनसे मिलके बनता है। तो योनि के बाहर के पार्ट मैंने अभी आपको बता दिए, ओविडक्ट मैंने आपको बता दिया, एक जोड़ी अंडाशय मैंने आपको बता दिया कि एक जोड़ी अंडाशय यहाँ पे होते हैं, और ये क्या आपकी यूट्रस है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलिए हम इसे एक एक करके इन्हें समझते हैं, और एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो जब जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, उनको अब हम उनको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे एक एक करके, जो मैंने आपको बताया था एक एक करके, ठीक है ना। देखो, स्त्री जनन तंत्र के भाग। तो स्त्री जनन तंत्र के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं, अभी मैंने बताया कि एक जोड़ा अंडाशय, यानी इसको हम बोलेंगे वन पेयर ऑफ ओवरी। एक जोड़ा अंडवाहिनी होता है, यानी वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। एक इसमें गर्भाशय होते हैं, यानी एक इसमें यूट्रस होगा। एक इसमें गर्भाशय गिरी हुआ होगा, यानी सर्विक्स, जो अभी मैंने आपको बता दिया डायग्राम में। तो वन पेयर नहीं, सर्विक्स एक ही होगी, ठीक है, गर्भाशय गिरी हुआ। एक योनि है, यानी वेजाइना। और बाह्य जननेंद्रिया। बाह्य जननेंद्रिया में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या होती है बाह्य जननेंद्रिया। तो बाह्य जननेंद्रिया जैसे मैंने बताया कि क्या 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 था आपका, पॉन्स प्यूबिस था, ठीक है, वृद्ध भगोष्ठ था और लघु भगोष्ठ था, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने बताई थी, तो वो आपकी बाह्य जननेंद्रिय में आ जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यानी बाह्य जननेंद्रिय योनि के बाहर की संरचना थी, जिसमें पॉन्स प्यूबिस, बाह्य बगोष्ठ और सॉरी लघु बगोष्ठ और वृद्ध बगोष्ठ सम्मिलित थे, ओके, जिनको हमने क्या कहा था, लीबिया मेजोरा और लीबिया मेजोरा, और दूसरा हमने क्या कहा था इसे, लीबिया माइनोर, ठीक है ना। ये दो शब्द याद रखना, इसके दो या तीन पार्ट, ठीक है, जो भी है। चलिए अब बात करते हैं सीधे जनन तंत्र। जनन तंत्र के ये सभी अंग, यानी ये सब जितने मैंने आपको बताया, ये जितने सारे हैं, तो जनन तंत्र के सभी अंग क्या करते हैं, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ जुड़ी होती है। अब इसमें क्या होती है, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी होती है, यानी मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जिसके द्वारा माता अपने शिशु को क्या करती है, दुग्ध पान करवाती है, ठीक है, के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है। यानी ये सारे अंग, चाहे आपका अंडाशय हो, अंडवाहिनी हो, गर्भाशय गिरुआ हो, योनि हो, बाह्य जननेंद्रिया हो, ये सारे क्या होते हैं, ये जनन तंत्र के सभी अंग क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से संयोजित रहते हैं। इन्हीं के फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, सहगर्भता, शिशु जन्म व देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। यानी अंडोत्सर्ग, यानी जो ओव्यूलेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन इसके द्वारा होता है, और जो प्रेगनेंसी जो ठहरती है उनकी, वो भी इन्हीं अंगों के द्वारा ठहरती है, और शिशु को जन्म हुआ उसके बाद भी जो देखभाल होती है वो सब इन्हीं अंगों के द्वारा होती है, किसके, जैसे स्तन ग्रंथियों के द्वारा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। ध्यान देना कि जो अंडाशय हैं वो स्त्री के क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, एग, ठीक, जो युग्मक व स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। क्या क्या उत्पन्न करते हैं, गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट्स को ही तो हम एग कहते हैं, ठीक है, और स्टेरॉइड हार्मोन का ये स्राव करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोजेस्टेरोन टेस्ट, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो तुमने पढ़ा हो, तो ये सब का ये स्राव करती है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अंडाशय से हम शुरू करेंगे बात। देखिए, जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई होती है। श्रोणिभित्ति तथा गर्भाशय स्नायु से जुड़ा होता है। तो श्रोणिभित्ति और गर्भाशय स्नायु, तो जो गर्भाशय होता है आपको यूट्रस से ये जुड़ा होता है, ठीक है ना। किसका बना होता है ये जो पतली उपकला, यानी जो एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, उसके द्वारा ये क्या होता है, कवर होता है, कौन, एग, ठीक। जो अंडाशय पेटिका, यानी ओवेरियम स्ट्रोमा जिसे हम कहते हैं, तो अंडाशय पेटिका से ये जुड़ा हुआ होता है। अब पेटिका क्या करती है, पेटिका जो है स्ट्रोमा दो क्षेत्रों, यानी
परक्षीय वॉलकुट यानी जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेरिफेरियल कॉर्टेक्स, और एक आंतरिक मध्यांश यानी इनर मेडुलम विभक्त करता है। तो जो पीटिका से यानी जो स्ट्रोमा से ये ढकी हुई है, जो एग ढकी होती है किससे, ये स्ट्रोमा क्या है, ये एपिथेलियम टिश्यू की एक पतली सी क्या है, एक झिल्ली है, जिसके द्वारा ये घिरे होते हैं, कौन, एग आपके। तो इसमें क्या है, तो ये दो परिच्छेय होते हैं, दो क्षेत्र इसमें होते हैं, तो परिधीय वॉलकुट यानी पेरिफेरियल कॉर्टेक्स, और आंतरिक मध्यांश किसको कह रही है, इनर मेडुला में। तो इन दो भागों में ये विभक्त रहता है, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अंडाशय के बारे में हम ज्यादा क्या कहेंगे, इतना मतलब कितनी इसकी सेंटीमीटर में, कितनी सेंटीमीटर की ये क्या होती है, इसका आकार होता है और कहाँ पे ये स्थित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें अंड वाहिनियां या डिंब वाहिनी, या जिसे हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, समझ गए। इसे ओविडक्ट भी बोलते हैं हम, अंडवाहिनी को ओविडक्ट भी बोलते हैं हम, डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मैंने पहले बताया इस्थेमस में होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के इस्थेमस में होता है। तो देखिए, गर्भाशय और योनि स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। कौन कौन, गर्भाशय, गर्भाशय बोले तो यूट्रस, और योनि बोले तो वेजाइना, ये दोनों क्या करती है, स्त्री की सहायक नलिकाएं बनाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। बाकी मेन नलिका कौन सी, फैलोपियन नलिका है, लेकिन जो गर्भाशय होती है यानी यूट्रस होती है, ये जो वेजाइना होती है, ये क्या करती है, सहायक नलिकाएं बनाती है। जो डिंबो वाहिनी होती है यानी जो आपकी ओविडक्ट होती है, इसका आकार कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। फिर जो अंडाशय की डिंबो वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार के भाग को कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको कि जो कीप के आकार की संरचना आपने देखी थी, ये मैं बता चुका हूं। और उसी कीप के किनारे जो उंगली समान जो संरचना थे, उसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप को झालर या फिम्बरी कहते हैं, मैंने बताया था। तो इस प्रकार की जो संरचना आपने देखी, वो क्या थी, इसे हम फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है जब अंडोत्सर्ग होता है, यानी जब एग रिलीज होते हैं, तो उस दौरान जो एग का निर्माण होता है, एग जो उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, उन अंडाणुओं का संग्रह करना होता है। तो अंडाणुओं का संग्रह कौन करता है, सबसे पहले आपका जो कीपक के किनारे पे, ठीक है, कीप का आकार हो तो इसके किनारे पे जो उंगली समान संरचना है, यानी फिम्बरी क्या करती है, फिम्बरी का काम है जो उत्सर्जित अंडाणु होते हैं उनको क्या करना, उनका संग्रह करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं जो कीपक इनफंडिबुलस, इनफंडिबुलम के चौड़े भाग को तुम्बिका यानी एम्फुला कहते हैं। इस प्रकार की संरचना देखी थी आपने, उसके बाद मैं बता चुका हूं इससे पहले ही। तो उसे क्या कहते हैं, कीपक या इनफंडिबुलम के चौड़े भाग को तुम्बिका, तथा अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ में एक संकरी अवकाश का होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। तो देखिए कैसे, तो देख पा रहे होंगे तुम, ये क्या है, कीपक है, ये क्या है, कीपक है, और इस कीपक किनारे क्या है, ये फिम्बरी है। तो जब अंडाशय क्या होगा, जब अंडोत्सर्ग होगा, तो अंडाशय के दौरान जब अंडाशय रिलीज होगा, तो ये फिम्बरी में संग्रह होगा इनका, ठीक है। और ये कीपक किससे मिलकर बनी होती है, स्टेमस और एम्फुला से मिलकर बनी होती है। आ रही बात समझ में। जैसे मैंने पहले बताया कि जो निषेचन भी स्टेमस यानी संकीर्ण पथ पर संपन्न होता है। पहले बता चुका हूं कि जो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो फैलोपियन ट्यूब के कहां पे होगा, स्टेमस में होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका गर्भाशय, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा गर्भाशय, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखिए, इसको हम यूट्रस बोलते हैं। ये क्या होती है, आकार में उल्टी नासपति, यानी जैसे नासपति होती है ना, तो नासपति को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वैसे इसका आकार होता है। मैंने आपको दिखाया बताया, इस प्रकार से आप देख सकते हो, देख रहे हो ना, उल्टी नासपति, अगर इसे इस प्रकार करें तो सुल्टी नासपति हो जाएगी। तो ये पूरा क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय है। तो ये किसकी तरह संरचना होती है, इसकी उल्टी नासपति की तरह होती है, ठीक है। यह एक पतली गिरिवा द्वारा योनि में खुलता है। कहाँ खुलेगा ये, एक पतली गिरवी द्वारा योनि में खुलता है। इसे भी देख, ये देख पा रहे होंगे तुम, ठीक है। पतली गिरवी द्वारा उल्टी नासपति की तरह आकार होता है, और एक पतली गिरवा द्वारा ये गिरवा नाल हो गई। तो कहाँ पे खुलेगा, योनि में खुलेगा। योनि में आपको पहले भी इसका वर्णन कर चुका हूँ कि वेजाइना क्या होता है, ठीक है। फिर बोला कि गिरिवा नाल गिरवा की गुहा को कहते हैं। गिरिवा नाल किसको कहते हैं, गिरवा की जो गुहा है, इस प्रकार की गुहा जो निकल के आ रही, ठीक है, ये, ठीक है। साथ मिलकर जन्मनाल यानी बर्थ कैनाल की रचना करती है। तो बर्थ कैनाल की रचना किसके साथ होती है, गिरिवनाल से मिलके होती है, यानी सर्विक्स कैनाल से मिलके होती है। गर्भाशय की भित्ति उत्तकों की 3 परत वाली होती है जो निम्न है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार अगर आपको फिर देखना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। तो 3 परत कौन कौन सी है, ये आप देख लो। गर्भाशय अंतःस्तर जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी एंडोमेट्रियम इसे कहते हैं। मायोमेट्रियम यानी
जो कौन सा वाला हिस्सा होता है, ये पेशी स्तर जो होता है ये वाला हिस्सा, और जब से आउटर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप। तो सबसे बाहरी परत पतली झिल्ली में इस तरह को कब हम क्या कहते हैं, परिगर्भाशय कहते हैं यानी पेरीमेट्रियम कहते हैं। मध्य मोटी चिकनी पेश स्तर को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेश स्तर कहते हैं यानी मायोमेट्रियम बोलते हैं, और गर्भाशय अंत स्तर सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आर्तव चक्र होता है महिलाओं में, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं सामान्य भाषा में, आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। कहां पे होते हैं, अंत स्तर पे। देख रहे हो आप अंत स्तर, ये वाला अंत स्तर, यहाँ पे क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन अभी आगे आपको बताया जाएगा जब आपका ये चैप्टर आगे हम बात करेंगे स्पेशली मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, तब बताएंगे किस प्रकार चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है, जो प्रत्येक 28वें दिन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ से एग रिलीज होगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा। अगर फर्टिलाइज हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आर्तव चक्र इसके द्वारा होगा, यानी ये क्या हो जाएंगे, ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। तो ठीक है, तो कहाँ पे एकत्रित होते हैं ये, गर्भाशय अंत स्तर पे। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रही है कि जो आपका गर्भाशय पेशी स्तर होता है, तो गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकोचन होता है। तो गर्भाशय पेशी स्तर यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, तो जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय जब प्रसव पीड़ा होती है, तो जो प्रसव पीड़ा किसके कारण होती है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो उस हार्मोन के द्वारा क्या होता है, ये पेशीय संकुचन होता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये जो यूट्रस की जो मध्य परत होता है यानी गर्भाशय पेशी स्तर जो है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, तो मायोमेट्रियम में क्या होता है, तेज संकुचन होता है, जिससे फीमेल को क्या होता है, दर्द का एहसास होता है, और उसे हम लेबर पेन कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है, ये प्रसव के दौरान होता है। तो प्रसव के दौरान कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्भाशय की कौन से स्तर में क्या होता है, संकुचन होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मायोमेट्रियम या गर्भाशय पेशी स्तर। किस हार्मोन के द्वारा होगा, तो आप लिखोगे ऑक्सीटोसिन। ओके, अब बात करते हैं कि स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के भाग। तो बाह्य जननेंद्रिय में क्या 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 होती है, सबसे पहले जगन सेल आता है आपका। मैं पहले बता चुका हूं कि जगन सेल कहते हैं वसा में उत्तकों से बनी योनि का गद्दी सी रचना जो त्वचा व बालों से ढकी होती है। ये देखिए आप, ठीक है, ये होते हैं जगन सेल, इसे बोलते हैं पॉन्स प्यूबिस। क्या होते हैं, बालों से ढकी क्या होती है, गद्दी सी संरचना होती है, बालों से ढकी होती है, त्वचा के वसा में त्वचा की होती है, और गद्दीदार हिस्सा होते हैं सबसे बाहर का, तो इसे बोलते हैं जगन सेल। ये हमारे क्या है, क्या बोल रही है, स्त्री के बाह्य जननेंद्रियां भी इसे बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटियल हम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले भाग जो है हमारा सबसे बाहर जो है वो क्या है, जगन सेल है यानी पॉन्स प्यूबिस है, ये वाला पार्ट जहाँ पे बाल उगे हुए होते हैं और जो गद्दीदार भाग होता है। उसके बाद आता है आपका वृत्त भगोष्ठ। तो वृत्त भगोष्ठ किसे कहेंगे हम, तो वृत्त भगोष्ठ क्या है, उत्तकों का तथा मासल फोल्ड क्या होते हैं, उत्तकों का और मासल फोल्ड ये होते हैं, इसे हम देखेंगे, देखो ठीक है। तो उत्तकों का मासल फोल्ड जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे तक फैले वह योनि द्वार को घेरे रहते हैं। तो समझ गए होंगे, तो क्या बोल रही है कि ये क्या होते हैं, जो आपका क्या है, वृत्त भगोष्ठ यानी ये वाला लीबिया मेजोरा जो है, ये क्या होते हैं, ये पॉन्स यानी जो ये वाला हिस्सा था आपका जगन सेल वाला हिस्सा था, तो पॉन्स प्यूबिस के नीचे का ये हिस्सा होता है, कौन सा, वृत्त भगोष्ठ वाला, जो किसका होता है, उत्तकों का बना होता है, और किसके, पॉन्स प्यूबिस से ढका होता है। ठीक है ना, चलिए तीसरा पार्ट होता है लघु भगोष्ठ यानी जिसे लीबिया मेनोरा हम कहते हैं। यहां भी क्या होता है, उत्तकों का एक जोड़ा वलन होता है जो लीबियम मेनोरा के नीचे होता है, यानी ये वाला, ये देख रहे हो आप, इस प्रकार से ये संरचना। ठीक है, तो ये लीबियम मेनोरा का ये वाला भाग ये क्या कहलाता है, ये भी देखो इसने ढक के रखा है, लीबियम मेनोरा के नीचे ये वाला हिस्सा इसने ढक के रखा है, तो ये भी क्या होता है, वलन। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट योनि छद यानी हाइमन की। योनि योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि छद कहते हैं। यानी आप देखिए हाइमन, मैंने कहा था नहीं, जो वजाइना है, इस वजाइना के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो किसको ढकी होती है, वजाइना को ढकी हुई होती है। तो अगर मैंने वही कहा था वर्जिनिटी के टाइम पे हम कहते हैं कि वर्जन है या नहीं है, तो उसे हम इसे डेडिकेट करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, योनि छद कहते हैं या हाइमन झिल्ली उसे कहते हैं। मैंने कहा नॉर्मली जो साइकिलिंग या पेड़ पे चढ़ने पे या कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज करने पे ये क्या हो सकती है,
टूट सकती है। नेक्स्ट आपका भगशेफ। यह एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्रद्वार के ऊपर लेबियम मेजोरा के ऊपरी बिंदु के पास स्थित होती है। ये देखिए आप, भगशेफ यानी क्लाइटोरिस। तो किसे बोला? लेबियम मेनोरा या लेबियम मेजोरा, सॉरी, लेबियम मेजोरा के ऊपरी भाग, सबसे ऊपर जो लेबियम मेजोरा का जो ये वाला पूरा पार्ट तो लेबियम मेजोरा है, तो सबसे ऊपर ये वाला भाग है। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? भगशेप या क्लाइटोरिस कहते हैं। मैंने कहा ये किसके आकार के होते हैं? मटर के आकार का ये होता है। ठीक है, इसमें बात हो चुकी तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन्हीं अंगों को के अलावा जो स्तन या स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड्स होती है, ये भी इन अंगों के साथ मिलकर क्या करती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से कार्य करती है। तो स्तन ग्रंथि युग्म संरचना है, यानी ये भी एक जोड़ी में रहती है, जिसमें जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। ग्रंथिल ऊतक और क्या होते हैं? विभिन्न मात्रा में वसा ऊतक होती है। ये आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा मैंने ऐसे बनाया, तो ये क्या होते हैं? विभिन्न वसा, ये वसा ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये वसा की गोलिकाएं हैं और इसी में विभिन्न ग्रंथियां इसमें मिली हुई है। ठीक है ना, तो ये इसमें होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। तो स्तन का जो ग्रंथिल ऊतक होता है कितने में? 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। और इनमें कोशिकाओं की क्या होते हैं? गुच्छ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं, यानी एल्वुलाई कहते हैं। कोशिकाओं गुच्छ को क्या कहते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। यहाँ पे देखिए दुग्ध कूपिकाओं की कोशिकाओं में स्रावित होता है, यानी जो दुग्ध जो स्रावित होता है कहाँ होता है? एल्वुलाई में होता है। तथा कूपिकाओं की गुहा अवकाशिकाओं में एकत्र होती है। और जो कूपिकाओं की गुहा होती है कहाँ होती है? अवकाशिका, यानी एक, हम कह सकते हैं कि जो खाली स्थान होता है वहां पे वो एकत्रित हो जाती है। तो दुग्ध कोशिकाएं कहाँ पे? कोशिकाओं से क्या होते हैं? यानी एल्वुलाई से क्या होगा? दुग्ध का श्रावण होगा और इसकी जो अवकाशिकाएं होगी वहां पे ये क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। जो ये कूपिकाएं हैं, यानी जो एल्वुलाई, ये कहाँ पे खुलेगी? नलिकाओं में खुलेगी। और प्रत्येक स्तन पालिका की नलिकाएं मिलकर क्या बनाएगी? स्तन वाहिनी बनाएगी, जिसे हम मैमली डक्ट कहेंगे। और इन्हीं के, इनका जब निर्माण होगा तो इन्हीं के द्वारा, स्तन वाहिनी के द्वारा दुग्ध का क्या होगा? श्रावण होगा। तो कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृद्ध स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्ध वाहिनी लैक्टेफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, यानी दुग्ध वाहिनी लैक्टेफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिसे हम दुग्ध स्तन से बाहर निकालते हैं। तो लैक्टिफेरस डक्ट यानी दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफाइड फेरस डक्ट के द्वारा ही हम दुग्ध का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।